हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड फाइन हो, एकदम मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जो अपना 2024 के सीजीएल पेपर वाले जो सीरीज चल रही है सॉल्यूशन वाली बच्चा, उसमें हम कहाँ पहुँच चुके हैं? 10 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पहुँच चुके हैं। इट मीन्स अपने कितने नंबर पे आ गए? छठे पेपर पे आ गए। 9 सितंबर की तीनों शिफ्ट के हो चुके हैं, 10 सितंबर का थर्ड शिफ्ट में आ चुके हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ में नोट्स भी बनाइएगा। जहाँ पर भी कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है बेटा, उसके नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। तो देखो बच्चा, इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो भाई, अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है बेटा? पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन। सेंटेंस का कुछ पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है और हमें क्या करना है? दैट कंटेन्स एन एरर। कोई एक पार्ट पकड़ना है जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर दे रखी है ना। तो इसने देखो, द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। पहली बात तो बेटा ये देखो, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ये इज यहाँ पर मेन वर्ब है और ओपन है, ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है, इस सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चा। फ्रॉम के साथ किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। और बिटवीन के साथ किसका यूज होता है? अगर बिटवीन दे रखा हो तो एंड का यूज होता है। अगर यहाँ पर बिटवीन होता तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता? एंड। और फ्रॉम है तो बच्चा यहाँ पर स्टिल की जगह क्या लगा दो? टू। सॉरी, हाँ, फ्रॉम है तो साथ में टू लगा दो, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, अब इस टू होते हुए भी चाहो तो टिल भी लगा सकते थे, लेकिन टू तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो बच्चा गलती किस में होगी अपनी? इस स्टिल वाले पार्ट में ये गलत हो गया, ठीक है। चलो बच्चा, देखते हैं अपना क्वेश्चन कौन सा है अगला भाई। क्वेश्चन नंबर अपना है सेकंड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। हमें सब्स्टिट्यूट करना है, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको। तो बच्चा इसमें क्या दे रखा है? एबिलिटी, है ना। तो मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, है ना। तो अब देखो, एस्ट्यूट का मतलब होता है शाना, समझदार आदमी, ठीक है ना, जो क्या कर जाता है? एसेस कर लेता है। एक बंदा जो एसेस कर ले, ए पर्सन हु एसेस, मूल्यांकन कर ले समबडी और सिचुएशन। समबडी या पीपल भी कह सकते हैं यहाँ पर आप पीपल भी कह सकते हैं, जो लोगों और हालातों का क्या कर ले? एसेस कर ले कि ये आदमी कैसा है, या फिर ये सिचुएशन लड़ने वाली है कि भाग जाने वाली है ना। तो ऐसा आदमी एस्ट्यूट होता है, समझदार, ठीक है ना। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है बेटा? हमारा जो चीजों को सोचने का, महसूस करने का जो तरीका होता है, द वे ऑफ हमारी फीलिंग का, हमारे सोचने का, ठीक है, या फिर हमारे व्यवहार करने का, ऑफ बिहेविंग, वही हमारा एटीट्यूड होता है, ठीक है बच्चा। एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी। जैसे एटीट्यूड है वो तो हो गया, हम सोच हमारी कैसी है। एप्टीट्यूड हमारे अंदर जो जन्मजात एबिलिटी, स्किल होती है, उसको बोलती है ना। तो क्या बोलेंगे? द एबिलिटी और स्किल, एंड स्किल, उसको बोलती है बेटा एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड के साथ किसका यूज होता है? फोर का यूज होता है। इस फोर का यूज ही किसके साथ होता है? एप्टीट्यूड के। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आल्टीट्यूड बेटा क्या होता है? ऊंचाई होती है, द हाइट ऑफ समथिंग, द हाइट ऑफ समथिंग। बेटा ऊंचाई कहां से नापी जाती है? अबव द सी लेवल, समुद्र तल से। तो अबव द सी लेवल, ओके। तो बच्चा हमारा आंसर क्या बन जाएगा? एप्टीट्यूड बन जाएगा। चलो बच्चा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 3। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। हमें वो शब्द पकड़ना है जिसका मीनिंग कैसा है? सेम है। किसके? एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, जो शब्दों का समूह दे रखा है। चॉइस बिटवीन टू, हमें चुनना है बिटवीन, बीच में से। और अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स, हमारे पास ऑल्टरनेटिव कितने हैं? 2। और वो दोनों ही कैसे है? सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हम दोनों से ही संतुष्ट नहीं है, तो उनमें से किसी एक को चुनना पड़े, तो उसको बोलते हैं बेटा डिलेमा। डिलेमा, ठीक है। कंफ्यूजन किसको बोलते हैं? ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें हम सर्टन नहीं कर पा रहे कि ये काम करूं कि ना करूं, सही है गलत है ना, उसको बोलते हैं कंफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी, ठीक है ना। ये बेटा यूएन है यहाँ पर, है ना, अनसर्टनिटी।
और बीविल्डरमेंट भी कह सकते हैं जिसको। बीविल्डरमेंट का मतलब भी बच्चा क्या होता है, उलझन, बीविल्डरमेंट, उलझन की स्थिति। ठीक है, प्रॉब्लम पता ही है आपको, डिफिकल्टी का प्रॉब्लम आपको पता ही है, हार्डशिप है ना, किसी काम में कोई मुश्किल आती है, ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है, हिंड्रेंस आती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिलेमा इसमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें बेटा वेरीफाइबिलिटी दे रखा है, वॉल्यूप्चुअस दे रखा है, वर्मिनस दे रखा है और वोमिटस दे रखा है। अब एक चीज देखो, वेरीफाइबिलिटी बना किससे है, वेरी प्लस फाई प्लस एबिलिटी, या एबल मान लो, एबल है तो इसमें ITY और जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो बच्चा जब इस वेरी में हम कुछ भी फाई वगैरह जोड़ेंगे तो ये वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो क्या हो जाएगा, वेरी फाई। ठीक है ना, अब इस फाई में जब कुछ भी आगे जोड़ेंगे तो ये वाई फिर से किस में चेंज हो जाएगा, आई में। लेकिन बेटा इस ए को चेंज नहीं करना, ए को नहीं छोड़ना, यहाँ पर ए को साथ में लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो वेरी, ठीक है, और इसमें हमें जोड़ना है एबल। तो बच्चा ये आई वाई किस में चेंज हो जाएगा, वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में। लेकिन बेटा इस ए को छोड़ना नहीं है, इस ए को नहीं छोड़ना, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर देखो वेरीफाइएबल में इसने क्या कर रखा है, बच्चा यहाँ पर ए का यूज नहीं कर रखा, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। वोल्यूप्चुअस किसको बोलते हैं, भारी। ठीक है ना, ये खासतौर से वीमेन के लिए यूज होने वाला शब्द है। ठीक है ना, कर्वी एंड शेपली, कर्वी एंड शेपली। ठीक है ना, इसके लिए मैं एक दो शब्द आपको और बता देता हूं, कर्वेशियस, कर्वेशियस, ठीक है, बुजमी, बुजमी। ठीक है ना, अब बुजमी है तो एक दो शब्द और बताता हूं। एक तो आपको देखना है बुजम क्या होता है, दूसरा देखना है आपको बुजम फ्रेंड किसको बोलते हैं, बुजम फ्रेंड। ये एक दो नए शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा, बुजम फ्रेंड तो पेपर में भी आता है कई बार, तो इन पे ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, वर्मिनस, वर्मिनस किसको बोलते हैं भाई, वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको पता ही है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉज्ड, अगर कोई बीमारी किससे हो जाए, कीड़ों से। ठीक है ना, अच्छा, या कोई कमरा है, कोई जगह भरी पड़ी है किससे, कीड़ों से, तो इन्फेस्टेड विद हो जाएगा, इन्फेस्टेड विद हो जाएगा। ठीक है ना, आगे क्या लगा दो, वर्मिन लगा दो, वर्मिन लगा दो। ठीक है, अगर कोई बीमारी वगैरह कीड़ों से होती है तो उसको बोलेंगे कॉज्ड बाय वर्मिन, और इन्फेस्टेड विद है तो भरा पड़ा है कोई जगह किससे, कीड़ों से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। वोमिटस, वोमिटस बच्चा किसको बोलते हैं, वोमिटस बोलते हैं मैटर, चीजें, दैट हैज बीन वोमिटेड, दैट हैज बीन वोमिटेड, जो उल्टी में बाहर आई है ना, उसको बोलते हैं बेटा वोमिटस। एक शब्द छोड़ रहा हूं आपके लिए, खुद ने देखना है, वोमिटस। एक ये वाला भी वोमिटस होता है और एक ये वाला भी वोमिटस होता है। आज आपको इसका अर्थ खुद नहीं देखना है। वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज वोमिटिव जिसको देखकर हमें डिसगस्ट हो जाए, हमें उल्टी आने लग जाए, ऐसी चीज उसको वोमिटस बोलते हैं। इस वोमिटस का मतलब क्या होता है, जब हम वोमिट करते हैं तो जो भी मैटर बाहर आता है उसको वोमिटस बोलते हैं, उसको ये वाला वोमिटस बोलते हैं। ठीक है ना, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बच्चा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैकेनिकल, ठीक है ना, ये किससे बना हुआ शब्द है, मशीन से बना हुआ शब्द। एक्चुअल में ये किससे बना हुआ शब्द है, मशीन से। ठीक है बेटा, मशीन से बना हुआ है। ऑटोमेटाइज, किसी काम को क्या कर देना, किसी काम को रिफ्लेक्सिव बना देना, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बनाने का मतलब वो काम अपने आप होने लग जाए। ठीक है ना, हमने जैसे मतलब कोई बटन एक बार दबा के छोड़ दिया, गाना होता है ना, कई बार आप रीसफल पे करके छोड़ देते हो तो वही गाना बार 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 बजता रहता है ना अपने सेल फोन में, तो वो एक ऑटोमेटाइज है। ऑटोमेटाइज का मतलब होता है किसी काम को कौन से मोड पे लाके छोड़ देना, रिफ्लेक्सिव मोड पे लाके छोड़ देना। मैनुअल का मतलब होता है हाथ से काम करना, तो इसका उल्टा यही हो जाएगा बेटा, एंटोनिम हाथ से। ठीक है ना, अच्छा, मेनस का मतलब भी बेटा क्या होता है, मेनस का मतलब होता है हाथ। ठीक है, हाथ से लिखी हुई चीजें वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। क्या चीज है वो, मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है ना, पुराने जमाने में चीजें किससे बनती थी बेटा, हाथ से बनती थी, इसलिए उसको बोलते हैं चीजों के निर्माण करने को मैन्युफैक्चर करना। क्या करना, मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, हालांकि आजकल चीजें मशीनों से बनती है, लेकिन वो नाम आज भी, उत्पादन का नाम आज भी क्या है, मैन्युफैक्चर पड़ा है। उत्पादन करने वाले हैं तो कौन हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद में है सरोगेट। सरोगेट के लिए मैं आपको एक दो शब्द और छोड़ रहा हूं आपके लिए। एक तो सरोगेसी देखना है आपने, आज घर पे जाके सरोगेसी वर्ड देखना है। एक सरोगेट मदर देखना है, सरोगेट मदर भी देखना है। ठीक है ना, सरोगेट मदर। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। एक्चुअल में इसका मतलब होता है समबडी या समथिंग जो क्या कर ले, टेक्स प्लेस, जगह ले लेती है किसकी,
ऑफ समबडी एल्स। अगर बंदा है तो किसी बंदे की जगह ले लेगा, और थिंग है तो किसी दूसरे बंदे की चीज की जगह ले लेगी। तो सरोगेट का मतलब होता है कोई एक चीज जिसने स्थान ले लिया किसका, समबडी एल्स का, किसी दूसरे बंदे का, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सरोगेट हो जाएगा। यील्ड, अगला शब्द देखो यील्ड। इसके बच्चा दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना चीजों का, दूसरा इसका मतलब होता है गिव अप करना या सरेंडर करना, गिव अप करना या सरेंडर कर देना। जैसे जैसे क्या प्रोड्यूस करना, जैसे हार्डवर्क क्या करता है, हार्डवर्क यील्ड्स क्या चीज है, बुरा फल या मीठा फल, स्वीट फ्रूट। हार्डवर्क है तो उसका फल कैसा होगा, स्वीट फ्रूट होगा बेटा, है ना। तो ये क्या उत्पन्न करता है भाई, ये क्या उत्पन्न कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है ना, फसलें दे सकता है, कोई भी चीज फसलें दे सकती है, क्रॉप्स हो सकती है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यील्ड का। यील्ड का मतलब सरेंडर भी हो सकता है, जैसे ही विल नॉट यील्ड, वो सरेंडर नहीं करेगा किसके सामने, अपने दुश्मन के सामने, तो टू हिज एनिमी, अपने दुश्मन के सामने वो सरेंडर नहीं करेगा। तो यहां पर इसका मतलब है सरेंडर करना, और यहां पर इसका मतलब है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, परिणाम देना किसी चीज का, ठीक है। तो बच्चा इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, मैकेनिकल का मैनुअल, मशीनों से होने वाला, और इसका मतलब हो जाएगा हाथों से होने वाला, हाथों से करना कोई काम, ठीक है। चलो बच्चा इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है बच्चा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोई शब्द दे रखा है और बच्चा हमें इसका उल्टा बताना है। सभी को पता है, किसी भी बिल्डिंग में, सिनेमा हॉल में, वेडिंग जो प्लेसेस होते हैं, है ना, तो उनमें जाते हैं तो एक तो डोर होता है एग्जिट का होता है, और दूसरा एंट्री का होता है। एग्जिट है तो वहां से बाहर निकल रहे हैं, और एंट्री है तो हम वहां से प्रवेश कर रहे हैं। हमें बताना क्या, एंटोनिम बताना है बच्चा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वेन्यू का मतलब स्थान होता है, आपको पता ही है, वेन्यू का मतलब स्थान होता है, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसके लिए, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह दे रखा है। तो एज शॉर्ट सेक्शन, एक छोटा सा सेक्शन किस चीज का, किसी बुक का, दैट लीड्स, जो हमें लेके जाता है और एक्सप्लेन करता है द मेन पार्ट। तो इसका मतलब हुआ वो एक छोटा सा सेक्शन होता है, और जो हमें लेके जा रहा है कहां पर, मेन पार्ट तक। जब लेके जा रहा है तो इसका मतलब वो मेन पार्ट तक तो अभी पहुंचे नहीं है, तो यानी शुरुआत ही है ना। तो बेटा शुरुआत क्या चीज होती है किसी बुक वगैरह की, फॉरवर्ड। इसको अपने प्रस्तावना बोल सकते हैं, प्रस्तावना। एक शब्द आपको मैं और दे रहा हूं, प्रीफेस, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रस्तावना। दोनों में अंतर देखना है आज घर पे। फॉरवर्ड होता है वो इन दोनों में से एक तो लिखा जाता है राइटर जिसने बुक लिखी है उसके खुद के द्वारा, और एक होता है किसी दूसरे बंदे से लिखवाना। तो आपको अंतर चेक करना है कि दोनों में से फॉरवर्ड कौन सा होता है और प्रीफेस कौन सा होता है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है। पैराफ्रेज, किसी बात को, वो ही बात दोबारा दोहराना लेकिन दूसरे शब्दों में, ताकि उसको ज्यादा स्पष्ट हो जाए वो चीज। तो इसका मतलब होता है टू से थिंग्स अगेन, चीजों को दोबारा कहना, लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, इन डिफरेंट वर्ड्स, इन डिफरेंट वर्ड्स, इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है ना। अब आपको मैं समझाने के लिए ये क्वेश्चन हल करते टाइम आपको मैं एक ही बात को दोबारा और रिपीट करता हूँ ना दूसरे शब्दों में, तो बेटा उसको पैराफ्रेज करना बोलते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट होता है, पोस्ट का मतलब भी बाद में होता है, पोस्ट का मतलब पहले होता है, एंटी पोस्ट का मतलब बाद में होता है, और एंटी का मतलब पहले होता है ना। तो कोई भी बुक वगैरह हमने लिख दी, उसके एंड में हम जो कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं ना, शॉर्ट नोट जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। तो क्या हो जाएगा, ए मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिमार्क, रिमार्क कहां पर है, एट द एंड, एट द एंड ऑफ ए बुक, किसी बुक के, या कोई नोट भी हो सकता है वो, ठीक है, या फिर वो कोई लेटर भी हो सकता है। अच्छा वो करती क्या है, एक्स्ट्रा जानकारी देती है, टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। अंत में जो चीज हम लिखेंगे उसको, और इसके लिए आप देखना ट्विटर वगैरह पे जो मैसेज आते हैं ना, उसमें पीएस लिखा होता है, पीएस, इसका मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है ना। बच्चा एक शब्द और छोड़ के जा रहा हूं, ध्यान देना उस पर, डिनाउमेंट। इसकी तो स्पेलिंग भी जरूर याद करनी है, ये मिस स्पेल्ड में 50 बार पूछा जा चुका है। डिनाउमेंट, DENOUMENT,
UEMENT डिनोमेंट, और इसका अर्थ क्या होता है ये भी देखना है, और इसकी स्पेलिंग जो हर हाल में इसकी स्पेलिंग देखनी है, आपने 3-4 बार इसको लिख के याद करना है, ठीक है ना। चलो बच्चा अपना देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या हो गया। तो फॉरवर्ड हो जाएगा इसका, तो है ना, जो मेन पार्ट से पहले आता है तो वो तो फॉरवर्ड हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर अपना 8 क्या चीज है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। हमें बच्चा सिनोनिम बताना है किसका, जो ब्रैकेट पे दे रखा शब्द है उसका। मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, जो लीडर होता है हमारा वो हमारा नेतृत्व करता है। और मिसलीड का मतलब होता है गलत जानकारियां देना, गुमराह करना, है ना। तो ट्रू है तो सच्चा हो जाएगा, सिंसियर है तो सच्चा हो जाएगा, ठीक है। कैंडिड है तो सच्चा हो जाएगा। ट्रू और सिंसियर और कैंडिड है ना, इसके लिए आप और भी यूज कर सकते हो शब्द, दो बढ़िया से शब्द है, फोर्थ राइट और डाउन राइट। बेटा ये दोनों शब्द आपको याद रखिए, ये ईमानदार और सच्चे के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। एक शब्द इनजेन्युअस है, वो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, इनजेन्युअस, इनजेन्युअस, ठीक है। अच्छा, और फिर मेंडेशियस हो जाएगा, मेंडेशियस, मेंडेशियस का मतलब होता है मिसलीडिंग, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फेक, लाइंग, झूठ बोलने वाला, लाइंग, ठीक है। ट्रूथफुल होगा या अनट्रूथफुल हो जाएगा, अनट्रूथफुल, ठीक है ना। तो बच्चा ये मेंडेशियस हो जाएगा फिर, मतलब यहां पर क्या दे रखा है, मिसलीडिंग है, और मिसलीडिंग का हमें बताना क्या है, सिनोनिम। मिसलीडिंग का मतलब भी झूठा गुमराह करने वाला, और इसका मतलब भी झूठा और गुमराह। बेटा इसके लिए अनट्रूथफुल शब्द का यूज भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चा आपने को क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट चुनना है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए अंडरलाइन किए हुए शब्द को। तो अंडरलाइन किया हुआ है, टेल बता देना, अदर्स दूसरों को, सीक्रेट गुप्त बात या सूचना, कोई गुप्त सूचना दूसरों को बता देना। तो स्पिल द केक, स्पिल द ओनियंस, स्पिल द वर्ड्स और स्पिल द बीन्स, ये होता है इसका स्पिल द बीन्स। पुराने जमाने की बात है, 15वीं-16वीं शताब्दी में ग्रीक में जब वोटिंग होती थी ना, तो उसमें बीन फलियां होती है, सेम की फलियां, तो उन कलियों उन फलियों पे क्या करते थे, सफेद और काला रंग कर देते थे वोटिंग करते टाइम। तो वो क्या करते, किसी जार में सफेद फलियां भी डाल रहे हैं लोग और काली भी डाल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या, बाई चांस अगर वो जार पलट जाए और उसमें से वो बीन्स बिखर जाए, स्पिल का मतलब बिखर जाए, तो पहले से ही पता लग जाएगा कि सफेद फलियां कितनी है और ज्यादा है या काली फलियां ज्यादा है ना भाई, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है ना। तो इसलिए किसी राज को उजागर कर देना, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी राज को, किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को क्या कर देना, दूसरों को बता देना। तो बच्चा बन जाएगा स्पिल द बीन्स, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो पैसिव वॉइस बताना है तो नेचुरल सी बात है, हमें क्या देखना पड़ेगा, वर्ब देख लो, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा टेल वर्ब और ये रहा आगे वोज डिवाइडेड, है ना। तो बच्चा देखो, जहां से WH वर्ड आ गया वहां से नया सेंटेंस शुरू हो गया, क्योंकि WH वर्ड काम किसका कर रहा है, वाक्य के बीच में WH वर्ड है तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो एक क्लोज तो ये रहा, ठीक है ना, और एक क्लोज बेटा इससे पहले पहले बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जब इसने लिखा है पैसिव वॉइस बनानी है, तो ये तो ऑलरेडी पैसिव नहीं है, वोज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है ऑलरेडी पैसिव नहीं है, तो हमें यहाँ तो चेंज नहीं करना, लेकिन हमें इसका चेंज करना है। और बेटा अगर यहाँ पर सेंटेंस इन पैसिव वॉइस की जगह सीधा ही होता चेंज द वॉइस, सीधा ही क्या लिखा होता, चेंज द वॉइस, तब हमें बेटा क्या करना पड़ता, ये एक्टिव वाला है इसका तो पैसिव बनाना पड़ता, और ये पैसिव वाला है इसका हमें एक्टिव बनाना पड़ता। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, टेल है, ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है, पहली फॉर्म है, तो इज आरएम प्लस वी थर्ड आ जाएगा। अस है वो पहले चला जाएगा, और हिस्टोरियंस है वो बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अस से क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, वी सभी में दे रखा है ना। और टेल है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, अगर वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी हो या पहली फॉर्म में एस या एस दे रखा हो या डू डज दे रखा हो, और अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या बना दो, इज आरएम प्लस थर्ड फॉर्म बना दो। तो देखो इज आरएम प्लस थर्ड फॉर्म कहां पर है बच्चा, इसमें इज आरएम प्लस वी थर्ड, ये रहा आर टोल्ड, ठीक है, ये रहा आर टोल्ड और ये रहा आर टोल्ड, ठीक है ना। ये कट गया भाई, बाई हिस्टोरियंस यहां तक तो सही है, बाई हिस्टोरियंस यहां तक तो ये तीनों ही सही है। वी आर टोल्ड बाई हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री हैज बीन वॉज डिवाइडेड, डिवाइडेड हैज बीन का क्या मतलब है भाई यहाँ पे, और इसका पैसिव क्यों बनाए, इसका पैसिव जब इसने बोल रखा है पैसिव में चेंज करो, है ना। तो बेटा ये तो इसने फिर एक्टिव बना दिया, हम एक्टिव क्यों बनाए इसका, हम तो एक्टिव नहीं बनाएंगे, जब पैसिव बनाना है तो हम तो यही रखेंगे फिर इसका, है ना। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर इसने लिखा होता चेंज द वॉइस, तब हमें क्या करना पड़ता, इसका तो पैसिव बनाना पड़ता और इधर वाले का एक्टिव बनाना पड़ता, तब हमारा ये उत्तर सही हो जाता फिर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है,
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमें बताना है बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह दे रखा है। फीलिंग, फियर ऑफ क्लोज्ड, पहली बात तो जब फियर लिखा हो ना तो आपके लिए शब्द क्या आएगा उसमें? फोबिया, ठीक है ना। एक्सेसिव डिजायर लिखा आ जाए, एक्सेसिव डिजायर लिखा आ जाए, ठीक है। कंपेशन लिखा आ जाए, कंपेशन लिखा आ जाए, ठीक है ना। या फिर कंपल्जन लिखा आ जाए, कंपल्सरी या कंपल्जन लिखा आ जाए, तब बच्चा वो उसके लिए किसका यूज करना है? मेनिया का, फिर उसके लिए यूज करना है मेनिया का। तो ये देखो फोबिया सभी में लगा रखा है, फोबिया तो इसमें देखो सभी में लगा रखा है ना। तो सबसे पहले लिखा है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हो ना, पेड़ पौधे वो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, तो फोटो का मतलब ही प्रकाश होता है, तो इसका मतलब फियर ऑफ लाइट, फियर ऑफ लाइट। लेकिन अगर मेडिकल टर्म में इसको देखो, डॉक्टरों की भाषा में देखो, तो इसका मतलब है आंखें, हमारी आंखें हैं वो लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो आइज सेंसिटिव, आइज सेंसिटिविटी, आंखों की सेंसिटिविटी किसकी तरफ? टू लाइट, प्रकाश की तरफ। अगर हमारी आंखें हैं वो लाइट से बहुत ज्यादा, लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमारी कौन सी प्रॉब्लम है? फोटोफोबिया है, ठीक है। क्लोस्ट्रो, क्लोस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड प्लेस, फियर ऑफ, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, बंद जगहों का, ठीक है ना। बंद जगह पर जाते ही आदमी को ये लगे जैसे ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। ओप्टो, अगर कहीं पर भी ओप्ट लिखा हुआ आ जाए, अगर कहीं पर भी ओप्ट लिखा हुआ आ जाए और या फिर ओफ्थाल लिखा आ जाए, ओफ्थाल, तो बेटा इसका मतलब होता है आंखों से संबंधित होगा वो शब्द। जैसे चश्मे वाली दुकानें होती है तो ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल होता है ना लिखा हुआ, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजी, तो ये सब आंखों के लिए होने वाले शब्द है। तो ऑप्टोफोबिया का मतलब होता है आंखें खोलने का डर, फियर ऑफ ओपनिंग आइज, फियर ऑफ ओपनिंग आइज, फियर ऑफ ओपनिंग आइज, आंखें खोलने से बंदे को डर लगे। ऐसा बंदा कहां पर रहना ज्यादा पसंद करेगा? इंडोर्स, ठीक है ना। इंडोर्स, बंद जगह पर रहना पसंद करेगा, इंडोर मकान के अंदर रहना पसंद करेगा, या फिर डिमली लाइट एरिया, डिमली लाइट, यहां पर जहां पर लाइट कैसी है? धुंधली, डिमली लाइट एरिया, ऐसे एरियाज में रहना पसंद करेगा जहां पर लाइट कैसी है? डिम है, ठीक है ना। एगोरा, ओपन प्लेसेस, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेसेस या जिसको अपन बोल सकते हैं पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, जैसे कोई पुल वगैरह पर जाए, है ना, तो उसको ये लगेगा ये पुल तो गिर जाएगा, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है तो उसको ये लगेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे डर को बोलते हैं एगोरा, ठीक है। चलो बेटा, इसने पूछा क्या था? क्लोज्ड प्लेस का, तो बेटा क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अभी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखना है बेटा हमें यहाँ पर, है ना। तो ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड, ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाता है किसके रूप में? मुख्य, मुख्य क्या चीज है? कंपोनेंट, सभी को बताइए इसकी स्पेलिंग यार। कॉम्पो, ये रहा कॉम्पो, और ये रहा नेट्स, NENTS, नेट्स। लो भैया, तो कंपोनेंट्स वाला कौन सा हो जाएगा? कंपोनेंट्स, ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन किए हुए शब्द का सही मीनिंग बताना है। टेंटलेस, यानी जिस चीज में टेंट लगे या ना लगे, ना लगे, टेंट से रहित। हार्मफुल है तो जिसमें खतरे से भरा हुआ है, और हार्मलेस है तो जिसमें खतरा नहीं होता है। तो टेंट का मतलब बेटा क्या होता है? लांछन, लांछन, कलंक, लांछन या कलंक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका पूछा इसने क्या है? एप्रोप्रिएट मीनिंग, तो लांछन वाला कौन सा हो जाएगा भी? अच्छा, लांछन रहित है, ये देखो लेस लगा रखा है इसने, आगे लेस लगा रखा है, रहित है, लांछन से रहित है। तो फॉल्ट का मतलब बंदे में गड़बड़ी करी है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, गड़बड़ी है, और फॉल्ट लेस है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी अपराध उस बंदे ने नहीं किया, तो फॉल्ट लेस हो जाएगा। अच्छा बच्चा, फ्लॉ का मतलब भी क्या होता है? कमी, गड़बड़ी, खामी। अगर यहाँ पर फ्लॉलेस लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन फ्लॉड का मतलब तो वो होता है जिसमें कमियां होती है, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट, जिसमें निरंतरता नहीं होती, जिसमें निरंतरता नहीं होती, ठीक है ना। मतलब एक खिलाड़ी है, एक मैच में तो सेंचुरी मार गया, अगले 4 मैच में वो चला ही नहीं, ठीक है ना, तो उसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। और जब इनकॉन्सिस्टेंट है तो उस पर हम फिर भरोसा भी नहीं कर सकते, इसलिए वो चीज क्या हो जाएगी? अनरिलायबल, वो चीज हो जाएगी अनरिलायबल। अनडिपेंडेबल, हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, अनडिपेंडेबल, अनडिपेंडेबल, ठीक है ना। अनबैंकेबल भी कह सकते हैं, बैंक का मतलब होता है निर्भर करना,
ठीक है ना। तो अगर बैंकेबल होता तो हम उस पर डिपेंड कर सकते थे, और अनबैंकेबल है तो हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब एक और भी होता है, अगर कोई दो चीजें एक दूसरे से मैच नहीं करती या सेम नहीं है, ठीक है ना। समथिंग इज नॉट समथिंग नॉट सेम या मैचिंग, सेम या मैचिंग, कैसे, एज समथिंग एल्स, जैसे कोई दूसरी चीज, जैसे कि समथिंग एल्स, जैसे कोई दूसरी और चीज के जैसी। जैसे दो मर्डर हुए हैं, ठीक है ना, मान लिया दो मर्डर हुए और दोनों मर्डर करने का तरीका, नेचर उनका अलग अलग है, तो उन दोनों क्राइम्स में क्या चीज है, उन दोनों मर्डर में क्या चीज है, वो दोनों इनकॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंसी उसमें, ठीक है ना। दुबियस का मतलब होता है बेटा डाउटफुल, जिसमें हमें संदेह बना रहता है, उसको बोलते हैं डाउटफुल, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई, आंसर तो हमारा फॉल्टलेस बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लो का मतलब कमी होती है भाई, फ्लो का मतलब कमी, गड़बड़ी, फॉल्ट, और फ्लो लेस होता तो गड़बड़ी से रहित हो जाता। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम केयर ए हैंग। अब इसको आप ऐसे ध्यान रख लो, केयर ए हैंग का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट ना रखना। अनइंटरेस्ट एक तो होता है अनइंटरेस्ट, अनइंटरेस्टेड है, और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। दोनों में अंतर देखना भैया आज, इन दोनों में आपको अंतर देखना है आज, ठीक है ना। तो क्या हो जाना, डिसइंटरेस्ट हो जाना, किसी काम में इंटरेस्ट शो नहीं करना, है ना, तो शोइंग नो इंटरेस्ट, इसका मतलब ये बन जाएगा। अब मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूं। हैंग, इसको ऐसे याद रख लो, हेयर कैंग, हैंग केयर, हैंग है केयर, इसको ऐसे याद रख लो। हैंग मतलब खुंटी पे टांग दो, केयर परवाह। अगर कोई आदमी बोले यार मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ यार, आप तो ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उसको ये बोल दोगे आप ऐसा करो, अपनी परवाह को खुंटी पर टांग दो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है ना। तो इसका मतलब आपको उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करना। तो केयर ए हैंग का मतलब हो जाएगा कोई इंटरेस्ट शो नहीं करना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चा क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना है 15। The following sentence has been divided into 4 segments. सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांट रखा है। Identify the segment that contains a grammatical error. हमें पार्ट पकड़ना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है ना। तो माई सिस्टर और आगे लिखा है जूलियट, तो दोनों एक ही व्यक्ति है। अगर यहाँ पर एंड लिखा होता, अगर यहाँ पर क्या लिखा होता एंड, तो बच्चा ये दो बंदे होते, लेकिन अभी ये एक ही है ना। और इसकी वर्ब कौन सी है, ये रहा सब्जेक्ट, ये दोनों शब्द किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, और ये कौन है बेटा, इसकी वर्ब है, ठीक है ना। अब एज क्या चीज है, यहाँ पर कंजंक्शन है, एज यहाँ पर कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के तुरंत बाद में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और ये कौन है, इसकी वर्ब हो जाएगी। तो बच्चा हमें पता है सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म होती है, सब्जेक्ट होती है वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म नहीं होती, बल्कि वो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हमें यहाँ पर हर की जगह क्या लगाना पड़ेगा, शी लगाना पड़ेगा। याद रखो, प्रोनाउन के बाद वर्ब के पहले प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब के बाद में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है। अगर कोई प्रेपोजिशन दे रखा हो, अगर कोई प्रेपोजिशन दे रखा हो, तो बेटा इसके बाद में भी प्रोनाउन की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, ठीक है। चलो भाई इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, हर वाला आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर शी होना चाहिए था, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है तो हमें इस ब्लैंक को फिल करना है इन शब्दों से, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडरस्ट्रक, हैरान हो गए। वंडरस्ट्रक का मतलब होता है हैरान हो जाना, स्टन हो जाना एकदम से, स्टन, परप्लेक्स्ड, हैरान हो जाना एकदम से, ठीक है, परप्लेक्स्ड कर जाना। किससे, ऑफ द कॉइन। आपको एक बात का पता है, अगर ये दे रखा है तो इसके बाद में भी कोई नाउन होती है, और ये दे रखा है तो इसके पहले भी कोई ना कोई नाउन होती है, ठीक है ना। तो देख लो, वाइड है वो तो एडजेक्टिव है, जैसे वाइड रोड, जैसे वाइड रोड, तो रोड की विशेषता हो गई है, तो ठीक है ना। वेट शब्द है, ये क्या चीज है बच्चा, वर्ब है, ठीक है ना। वेट है जिसके लास्ट में जीएचटी लिखा हो, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, तो ये शब्द होता है नाउन, ठीक है ना। और व्हाइट है, ये क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है बेटा, ये भी एडजेक्टिव है, जैसे व्हाइट शर्ट, जैसे कि व्हाइट और शर्ट, ठीक है ना। जैसे व्हाइट शर्ट है तो बेटा शर्ट है ये नाउन है, और व्हाइट है ये एडजेक्टिव है, चूंकि नाउन के पहले आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बच्चा नाउन तो सिर्फ एक ही बची है इसमें, यही वाली बची है। और हमें पता है इस ओव की वजह से मजबूरी है क्या लगाना, यहाँ पर नाउन लगाना, और इस नाउन के लिए आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, इस दे का यूज इस नाउन के लिए तो हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर वेट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि ये बाकी दो शब्द एक और दो, ये तो एडजेक्टिव है, और वेट है ये वर्ब है। वेट है तो वेटेड हो सकता है, वेटिंग हो सकता है, वेट्स भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड। सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ही क्या होता है, रिप्लेस कर सकता है किसको, ब्रैकेटेड वर्ड, ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द को। तो बेटा यहाँ पर किस शब्द का यूज करना है हमें, ऑलवेज की जगह, बिल्कुल सामने उत्तर लिखा पड़ा है बेटा। और के साथ जोड़ा किसका बनता है, इधर का जोड़ा बनता है। और के साथ किसका जोड़ा बनता है, और का जोड़ा बनता है। तो बस ये इधर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, और के बाद में वही शब्द आएगा जो इधर के बाद में होगा, इस इधर के बाद में होगा। तो और के बाद में क्या चीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इधर देख लो, इस इधर के बाद में भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा दिक्कत तब होती अगर इस वाक्य में यहाँ पर वेदर भी दे रखा होता। मान लिया इन चारों ऑप्शन में यहाँ पर नीदर ना होता और वेदर होता, तो क्या करते भाई, क्योंकि जैसे इधर और का जोड़ा होता है, जैसे इधर और का जोड़ा होता है, वैसे वेदर और का भी तो जोड़ा होता है, वेदर और का भी तो जोड़ा होता है। अच्छा मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं कि अगर कभी इफ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, या वेदर लिखा आ जाए, तो इसके आगे, इफ के आगे तो और नहीं मिलेगा, लेकिन वेदर के आगे आपको और लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसके पहले जो भी शब्द होंगे वो क्या बताएंगे, कंफ्यूजन बताएंगे, सिचुएशन क्लियर बताएंगे या अनक्लियर बताएंगे, अनक्लियर बताएंगे, अनक्लियर कंडीशन होगी। जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब बेटा आई डोंट नो का मतलब क्या है, सिचुएशन क्लियर है कि क्लियर नहीं है, नहीं है सिचुएशन क्लियर, मुझे नहीं पता, इसका मतलब सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। ही विल कम, ही विल कम, वो आएगा, और नोट। अब बेटा अगर ऑप्शन में और दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन में इधर चार ऑप्शन है, इनमें इधर भी है वेदर भी है, तो अब हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वेदर लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेदर, क्योंकि वेदर के पहले कैसी कंडीशन होती है, जो कंफ्यूजन में होती है। ऐसे शब्द दे रखे हैं जो क्या बताते हैं कि सिचुएशन क्लियर नहीं है। इस बात पे गौर करना आप लोग, जो अभी सेंटेंस मैंने वेदर और ये इधर वाला बताया है ना, इस पे थोड़ी गौर करना, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। तो बेटा PQRS सेट करना है, OPQR सेट करना है हमें, ठीक है ना। तो इसने दे रखा है टेक्नोलॉजी, और ये इसकी वर्ब आ गई, ठीक है, और ये इसका सब्जेक्ट आ गया एंड, और इसके बाद में ये इट फिर से सब्जेक्ट आ गया, और हेज ट्रांसफॉर्म्ड है, ये फिर से वर्ब आ गई। एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, फिर ये कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, अब ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, और ये इसकी वर्ब आ गई, ठीक है ना। अच्छा एक में लिखा है, यहाँ पर लिखा है वी, और यहाँ पर लिखा है आवर लाइज, तो इस आवर का यूज किसके लिए हो रहा है, इस वी के लिए हो रहा है। यहाँ पर इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए। अब जिसके लास्ट में लॉजी लिखा होता है वो नाउन होती है, लेकिन ये कोई आदमी औरत तो है नहीं, तो अपन ही ऐसी तो बना नहीं सकते, इसके लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू वाला वाक्य पी वाले वाक्य से बाद में आएगा, पी वाला वाक्य पहले आएगा और क्यू वाला वाक्य बाद में आएगा, क्योंकि नाउन वाला वाक्य पहले आता है और प्रोनाउन वाला वाक्य बाद में आता है। तो देख लो पी पहले और क्यू बाद में हो, इसमें देखो क्यू पहले और पी बाद में, ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है इसने, इट वाला वाक्य पढ़ के देखते हैं एक बार, ठीक है ना। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड, इट का मतलब टेक्नोलॉजी है, इट का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ट्रांस का मतलब सेम ही चीज है या बदल गई है, ट्रांस का मतलब भी बदल देना, जैसे ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, और ट्रांसमिट और ट्रांजिशन करना या ट्रांसफॉर्म करना, तो इसने बदल दिया है वे तरीका। अब इसके आगे पढ़ के देखो, या तो इसके देखो इसके बाद में पी तो आ नहीं सकता, पहले ही बता दिया मैंने कि पी पहले आएगा क्यू बाद में आएगा, तो ये पी तो बाद में आ नहीं सकता। इसके बाद में क्यू के बाद में या तो ओ आएगा और या आर आएगा। तो पढ़ के देखो, टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया वे, किस चीज का तरीका, एवरी एस्पेक्ट, तो वे तो खुद ही नाउन है, इसके बाद में एवरी एस्पेक्ट ये नाउन थोड़ी आ सकती है। तो इसने किसको बदल दिया, किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तरीका, किस चीज का तरीका, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं और जिस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यू के बाद में क्या जाएगा, आर जाएगा। तो देख लो भाई, क्यू के बाद में आर ये रहा, क्यू के बाद में आर ये रहा, और पी के बाद में ओ जाएगा, यानी पी पहले जाएगा, पी पहले जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो पी ओ क्यू आर क्या बनना चाहिए, पी ओ क्यू आर, क्यू आर और किसी में तो है ही नहीं, क्यू आर तो है ही एक में, ये रहा, बस इसी में तो है, ठीक है ना। और देखो पी पहले दे रखा है, ये रहा पी पहले दे रखा है, और क्यू को बाद में दे रखा है, तो पी ओ क्यू आर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी ओ क्यू आर, पी, इसके बाद में ओ, इसके बाद में क्यू, और इसके बाद में आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है भैया हमें, ठीक है ना। इवेलुएट करना, चीजों का मूल्यांकन करना, चीजों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब वही होता है
इस बंदे का परफॉर्मेंस कैसा है या ये आदमी कैसा है, एसेस करना, असेसमेंट करना चीजों का, ठीक है ना। तो इवेल्युएट का मतलब ही क्या होता है, एसेस करना, मूल्यांकन करना। इसका मतलब तो है मूल्यांकन करना, और सीधा मूल्यांकन है तो क्या लगा दूंगा, मेंट लगा दूंगा। जैसे यार पार्टी में कितने का आदमी है, कितने खाने पीने की कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों का असेसमेंट करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। मिस जज का बारे में मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम गलत धारणा बना ले, ओपिनियन बना ले, ठीक है ना। टू मेक रॉन्ग ओपिनियन, रॉन्ग ओपिनियन अबाउट, किसी चीज के बारे में भी हो सकती है वो ओपिनियन, और किसी बंदे के बारे में भी हो सकती है, या हम किसी चीज के बारे में, या हम किसी चीज के बारे में क्या कर ले, गलत गेस लगा दे। टू गेस समथिंग या समबडी रॉन्गली, गलत। हम किसी चीज के बारे में गलत गेस लगा ले कि यार ये तो आदमी अच्छा नहीं है, ये तो आदमी बुरा है, हमने अच्छा समझा बुरा निकला, बुरा समझा अच्छा निकला, तो हमने उसको क्या कर लिया, मिसजज कर लिया। यूनिटी का मतलब एकता होता ही है। मिसकोट, मिसकोट का मतलब होता है कथन, कोट का मतलब होता है किसी की बोली गई बात, और मिस है तो गलत। बंदे ने बोला कुछ और हमने उसका अर्थ कुछ और ही निकाल दिया, तो हमने उसकी बात को मिसकोट कर दिया, मतलब तो एर, गलती कर देना, ठीक है ना। किस मामले में, टू सेड टू रिपोर्ट, टू एयर इन रिपोर्ट, या रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, टू एयर इन रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने में गलती कर देना। किसमें, व्हाट समबडी सेड, व्हाट समबडी हैज सेड और रिटन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू एयर, गलती कर देना, किस मामले में, रिपोर्ट देने में। किस बारे में रिपोर्ट देनी है, व्हाट समबडी हैज सेड, जो कुछ किसी ने कहा है या कुछ किसी ने लिखा है, और हम उसके बारे में कुछ रिपोर्ट आगे और ही कर दे, तो उसको बोलते हैं मिसकोट कर देना, किसी की बात का गलत अर्थ निकाल देना, मिसकोट कर देना उसको, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें बनाना है पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका मतलब जो जितने सेंटेंस एक्टिव में दे रखी है उनका पैसिव बनाना है, ठीक है ना। और अगर पैसिव में दे रखी हो तो, ऑलरेडी पैसिव में दे रखी हो तो चेंज ही नहीं करना, और चेंज इनटू एक्टिव है तो क्या करना है, पैसिव वाले वाक्यों का एक्टिव बनाना है, और अगर ऑलरेडी एक्टिव में दे रखा है तो चेंज नहीं करना, और चेंज द वॉइस दे रखा हो तो एक्टिव वालों का पैसिव और पैसिव वालों का एक्टिव। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ पैसिव पैसिव बनाना है, ठीक है ना। अब इस वाक्य को देखो, इसमें देखो, द कंपनी विल लॉन्च, ये रही वर्ब और ये रहा इसका सब्जेक्ट। आगे चल के देखो, दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट, आर प्रमोटिंग, ये रहा वर्ब और ये रहा इसका सब्जेक्ट। बच्चा जब इज आर एम के साथ आईएनजी दे रखा है तो एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है क्योंकि आईएनजी का यूज पैसिव में होता ही नहीं, आईएनजी की जगह बीइंग लगाना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट एक्टिव में है तो इसका भी पैसिव बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो मोडाल के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। जब मोडाल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ये भी एक्टिव है क्योंकि मोडाल्स के साथ पैसिव होगा बनाना है, तो मोडाल्स के साथ बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो बच्चा हमें इस पार्ट का भी पैसिव बनाना पड़ेगा और इधर वाले का भी पैसिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विल बी लॉन्च्ड, विल बी और लॉन्च्ड, इसका तो ये बन जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा, इज आरम, इज या आर या एम, तीनों में से एक, इसके बाद में बीइंग और इसके बाद में प्रोमोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोमोटेड, प्रोमोट का हो जाएगा प्रोमोटेड। बेटा ये दोनों कंडीशन कहां पर है, देखो विल बी लॉन्च्ड और इज ऑलरेडी बीइंग प्रोमोटेड, ठीक है। अच्छा इसमें क्या चीज है, वॉज लॉन्च्ड गलत हो गया, विल हैव बीन लॉन्च्ड गलत हो गया, वर बीन लॉन्च्ड गलत हो गया, बस तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों का ही बना रखा है, एक तो ये रहा पैसिव यहां तक और दूसरे का यहां से लेकर के और लास्ट तक दूसरे का ये पैसिव बना रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने क्लोज दे रखे हैं, दो, और दोनों का ही पैसिव वॉइस बना रखा है, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट का मतलब है बच्चा इसमें सारे के सारे क्वेश्चन 500 बचे हुए इसी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19, एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक, अब वो क्विकली क्या हुआ है, जल्दी से क्या हुआ है, सेट हुआ है या एंड हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है या स्टैग्नेशन हुआ है, ठीक है ना, टू डिजिटल ट्रेनिंग, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जो ये काम हुआ है ये एक मतलब पहले से चला हुआ है, कोई नया काम हुआ है, नया काम हुआ है क्योंकि रिजल्ट है, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, है ना।
तो जब परिणाम स्वरूप हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले काम नहीं हो रहा था, अब हुआ है काम। तो अब होने के लिए इसमें से कौन सा कंडीशन है, सेट का मतलब तो पहले से ही है, एंड का मतलब खत्म होना, स्टेग्नेशन का मतलब स्टेग्नेट कर जाने का मतलब क्लॉग कर जाना, क्लॉग्ड। स्टेग्नेशन का मतलब होता है क्लॉग्ड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें कोई लिक्विड और या कोई गैस फ्लो नहीं कर सकती या मूव नहीं कर सकती, ए सिचुएशन इन विच ए लिक्विड और गैस कैन नॉट मूव और फ्लो, उसको बोलते हैं स्टैग्नेट। नालियां हैं उसमें कचरा बचरा डाल देते हैं तो वो नालियां क्या कर जाती है, स्टैग्नेट कर जाती है, क्योंकि जो लिक्विड है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो उसको स्टैग्नेट करना बोलते हैं। और ट्रांजिशन, तो बेटा ट्रांजिशन बन जाएगा यहाँ पे। ट्रांस का मतलब ही क्या होता है, सेम या बदलना। जहां भी ट्रांस लिखा आ जाए इसका मतलब बदलाव होता है, पहले वाली कंडीशन नहीं, कुछ नया हो रहा है। ट्रांसफर है तो पहले से अब आप नई जगह पर जा रहे हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब रूप, पहले कुछ और था अब नया रूप बना रहे हो। ट्रांसलेट का मतलब पहले कोई और भाषा थी अब नई भाषा बना रही हो। ट्रांस का मतलब यही होता है। और ट्रांजिशन के साथ वैसे भी टू का यूज है वो ट्रांजिशन के साथ ही होता है, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्विक ट्रांजिशन, जल्दी से ट्रांजिशन हो गया टू डिजिटल ट्रेनिंग। जनता किस पर चली गई, डिजिटल ट्रेनिंग पर आ गई। मतलब प्रशिक्षण है जो पढ़ाई है वो किस पर आ गई, डिजिटलाइज हो गया, मतलब कंप्यूटरों पे आ गया सारा काम, नेट पे आ गया सारा काम। और इसने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया खतरों को ऑफ स्टूडेंट, और जिससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट है वो डिसएंगेज हो रही है। एंगेज का मतलब तो जुड़ रहे हैं चीज से, डिसएंगेज है तो भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके जो परिणाम आ रहे हैं ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो भी कैसी होती जा रही है, इसे लोअर होती जा रही है अक्रॉस कोर्सेज। कौन से कोर्सेज में भी, अक्रॉस कोर्सेज कौन से, फ्यूअर होते हैं। लिमिट का मतलब तो हो नहीं सकता, यहाँ पर लिमिटेड होता तो चलो चल जाता, क्योंकि कोर्स है ये क्या चीज है, नाउन है, नाउन के पहले चाहिए एडजेक्टिव, तो बेटा लिमिट है ये तो वर्ब है, और ये लिमिट नाउन भी हो सकता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव बनाना है तो लिमिटेड होना चाहिए था, तो ये तो हो नहीं सकता। फ्यूअर का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, तो बच्चा जब इसमें देन भी नहीं दे रखा है, जब देन नहीं दे रखा तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलर का मतलब है कोई विशेष, और न्यूमरस का मतलब है खूब सारे। तो कोर्सेज है बेटा, कोर्सेज है तो बताओ फिर वो कोर्सेज कौन से होंगे भाई, कोर्सेज है कोई पर्टिकुलर एक कोर्स की बात हो रही है या खूब सारे कोर्सेज की बात हो रही है, तो न्यूमरस हो जाएगा, सारे कोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, द लेटेस्ट, अब लेटेस्ट क्या चीज है अभी, वो लोकल है, पेंडेमिक है, एंडेमिक है या एपिडेमिक है। द लेटेस्ट, अब इसमें देखना है हमें, लोकल है, पेंडेमिक है, एंडेमिक है, एपिडेमिक है, ठीक है ना। अब कोविड ना, कोविड है भाई, जो कोविड है वो क्या चीज थी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक एरिया को इसने इंपैक्ट किया था या मतलब पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट किया था, पूरे वर्ल्ड को। तो जो पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करती है वो पेंडेमिक होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत में नाम क्या लिखा है, पेन लिखा है, और पेन का मतलब होता है ऑल, पेन का मतलब होता है ऑल, जो पूरे ऑल द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, वो क्या चीज होती है बेटा, पेंडेमिक होती है। अब आपको याद देखना है एंडेमिक और पेंडेमिक, एपिडेमिक, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है ये बताना है। महामारी है लेकिन आपको इन दोनों के अर्थ चेक करके आने, दोनों में डिफरेंस चेक करने हैं। अच्छा, पेंडेमिक होती है वो मैं बता चुका हूं, महामारी जो पूरे वर्ल्ड को या बहुत बड़े एरिया को इंपैक्ट करती है वो पेंडेमिक होती है, ठीक है ना। तो द लेटेस्ट पेंडेमिक ने क्या कर दिया है, हैज ऑल्टर, बदल दिया है एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल का एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। देखो अराउंड द वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, पूरी दुनिया में, तो जब पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है तो फिर वो तो पेंडेमिक हो जाएगा, ठीक है ना। न्यू अप्रोचेज एंड इंप्रूवमेंट्स इन द स्कूल सिस्टम, स्कूलों के जो सिस्टम है उसमें नए नए इंप्रूवमेंट और नई नई अप्रोच और अर्जेंटली रिक्वायर्ड की जरूरत है, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड। अच्छा, डिजिटल डिवाइड होता जा रहा है और वो क्या करता जा रहा है भाई, इंक्रीज करता जा रहा है। डिजिटल कंप्यूटरों की दुनिया, और डिवाइड मतलब बंटवारा, कंप्यूटरों का यूज करने वाली जो दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया का यूज करने वाली दुनिया है, वो डिवाइड होती जा रही है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके डिजिटल दुनिया से तक रीच नहीं है और बहुतों के पास ये सुविधा उपलब्ध है, तो ये डिवाइड होती जा रही है। द स्ट्रेटेजी में एग्जासरबेट, जो अब जो नई स्ट्रेटेजी बनने वाली है वो और मामले को बिगाड़ सकती है। एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी डिस्पेरिटी, पहले से जो इनइक्वलिटी चल रही है ना, पहले से इनइक्वलिटी चल रही है, उस हालत को और ज्यादा बिगाड़ सकती है चीजें। मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट्स एट वेरियस लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लगभग कितने स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स वर्क फोर्स मजबूर हो गए, क्या करने के लिए भाई, मजबूर हो गए किस काम के लिए,
टू रीओपन, रीओपन का मतलब दोबारा खोलना। आवर स्कूल्स रीओपन ऑन 1 जुलाई, जैसे 1 जुलाई को हमारे स्कूल दोबारा खुलते हैं, ठीक है ना। सस्पेंड का मतलब होता है अगर कोई अधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो टर्मिनेट हो गया, उसकी सेवाएं चल रही है या खत्म होगी, टर्मिनेट होगी, तो सस्पेंड का मतलब टर्मिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना, जारी रखना, ठीक है। और रिज्यूम का मतलब किसी चीज को दोबारा शुरू करना। आपका रिमोट होता है, उस पर रिज्यूम लिखा होता है ना, रिज्यूम वाला बटन दबाते क्या हो जाता है, जो भी मूवी वगैरह कोई सॉन्ग वगैरह चल रहा है वो दोबारा शुरू हो जाता है ना। तो रिज्यूम का मतलब भी क्या होता है, दोबारा शुरू हो जाना। तो अब मुझे बताओ क्या लिखा है, कहां पर लिखा है, ये रहा। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किनको, मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट, लगभग 500 मिलियन बच्चे क्या कर गए, मजबूर हो गए, फोर्स हो गए, किस काम को करने के लिए, देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई। तो कोविड में भाई उनकी पढ़ाई रुकी थी या मतलब चल रही थी, इस डिजिटल, फिर डिजिटल दुनिया पे आना पड़ा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर की इनकी सुविधाएं नहीं है, तो बताओ उनकी पढ़ाई जारी रही या रुक गई, सस्पेंड हो गई, सस्पेंड हो गई, उनकी पढ़ाई रुक गई। और उन्होंने अपनी मर्जी से किया ये काम या फोर्स हो गए, मजबूर हो गए, क्योंकि उनके पास डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये देखो लिखा पड़ा डिजिटल डिवाइड, मतलब डिजिटल डिवाइडेशन आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध है और बहुतों के पास उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए वो मजबूर हो गए अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना। आगे लिखा इसने, आगे लिखा इसने मोर, अच्छा इसके बाद में दीज चेंजेस हैव कॉज्ड एंड विल कंटिन्यू। ये जो चेंज आई है ना, इन्होंने उत्पन्न किया, कॉज का मतलब उत्पन्न किया है और आगे भी उत्पन्न करेंगे। इनकन्वीनियंस, असुविधा, पर दे विल आल्सो फोस्टर, लेकिन वो पालन पोषण कर रहे हैं इनोवेशन एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स, लेकिन इसकी वजह से कुछ फ्यूचर में रिफॉर्म्स भी होंगे इनसाइड द एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली में। यानी धीरे धीरे जो स्कूल्स है, इंस्टीट्यूट्स है, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा धीरे धीरे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिजिटल दुनिया की रीच हो पाए, है ना। तो ये सुधार भी आने वाले हैं। ड्यूरिंग ए ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक, ये देखो बेटा पेंडेमिक लिखा गया, ये देखो पेंडेमिक लिखा हुआ, तो कोविड-19 है वो क्या चीज है, पेंडेमिक है ना। तो इसमें हमारा शब्द देखो पेंडेमिक आया था ना, इसी वजह से आया था। द पाइलोन इफेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का जो एकदम से भारी प्रभाव पड़ा था। पाइलोन इफेक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपैक्ट होना एकदम से। कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम लंबे टाइम तक चल सकते हैं। फॉर स्कूलिंग, नोटेबली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेगा, वल्नरेबल लोग। वल्नरेबल का मतलब जो कमजोर है, ठीक है ना। इसके लिए मैं कई बार आपको लिखाता हूं प्रोन टू, जो किसी भी बीमारी का, किसी समस्या का जल्दी शिकार हो सकते हैं, वो वल्नरेबल लोग होते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है ना। बेसिक कोर लर्निंग, रीडिंग हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेजेस हो गया। वोज वीक टू बिगिन विद, फेस। अब देखो यहां पर जो चिल्ड्रन दे रखा है, ठीक है ना, इस चिल्ड्रन का क्या दे रखा है इसने, इसकी वर्ब क्या चीज है, फेस। चूंकि चिल्ड्रन है वो बहुवचन है, तो इधर इसलिए इसने SEIS नहीं लगा रखा। तो ये बीच में जो क्लोज है वो अलग ही क्लोज है, ये बीच में जो क्लोज है ना वो अलग है बेटा, ये यहां से यहां तक ये क्लोज अलग है, यहां तक नहीं बेटा, यहां तक ये क्लोज अलग है। ये क्लोज मैं बता देता हूं, ये चिल्ड्रन है ना, ये तो है सब्जेक्ट, और इसकी वर्ब कौन सी है, इसकी वर्ब है, ये देखो ये फेस इसकी वर्ब है। तो इसका मतलब ये बीच वाला क्लोज है ना, ये अलग है, ये बीच वाला जो क्लोज है ना, ये वाला, ये अलग है, ठीक है ना। तो अब इसकी वर्ब कौन सी है, वोज, ये रहा वोज, और ये इसका सब्जेक्ट होगा, जो यहां पर आएगा वो इसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा भाई, ये लर्निंग। इस जो वर्ब, जैसे कहीं पर ये लिखा जाए ए वेरी हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, और आगे लिखा है वोज, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट ये जो वर्ब के जो सबसे पास में होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। ये बाकी वाले ये तो एडजेक्टिव एडवर्ब है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो अब आप इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, इसमें लर्निंग है, ये लर्निंग है, ये क्या चीज है, सब्जेक्ट है। अब जो सब्जेक्ट होता है वो या कोई नाउन होती है या कोई प्रोनाउन होता है। तो जिसमें ING लगा रखा शब्द होता है वो कौन सब्जेक्ट होता है, वो या कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन। अब जिसमें ING लगा रखा है, तो ING लगाया हुआ शब्द, अब ये काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस नाउन के पहले जो ये शब्द दे रखे हैं, ये शब्द है, ये एडजेक्टिव है। लर्निंग कैसी है, वो कोर है और वो बेसिक है, तो इनको तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो, एडजेक्टिव तो हटाया भी जा सकता है। अब नाउन के पहले इन चारों में से कौन सा आ सकता है, अगर नाउन के पहले अगर नाउन के पहले प्रोनाउन आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगा। जैसे बैग लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लिया बैग लिखा है और इधर आई भी लिखा है, माई भी लिखा है, तो आपको पता है यहाँ पर आई नहीं माई आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फादर लिखा है, यहाँ पर फादर लिखा है
और इधर शी भी लिखा है और इधर हर भी लिखा है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर हर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फादर खुद ही क्या चीज है, नाउन है, और नाउन के पहले प्रोनाउन आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो लर्निंग शब्द ये क्या चीज है, नाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो या नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, नहीं तो ये नाउन है। अब नाउन के पहले आएगा तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आएगी, और इनमें से प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म कौन सी है, हुज है, ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है। तो फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन होती है, हु फर्स्ट फॉर्म होती है, हुज सेकंड फॉर्म होती है, और हुम होती है ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती है। समझ में आ गई बच्चा? तो इसलिए इस लर्निंग के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हुज लगाना पड़ेगा। हुज लर्निंग, जिनकी पढ़ाई, किसकी पढ़ाई है, वो इन बच्चों की। इस हुज लर्निंग का यूज किसके लिए हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन बच्चों के लिए यूज हो रहा है इस हुज का यूज। आगे बात समझ में? तो ये लास्ट वाला हुज वाला जो मैंने चीज करवाई है ना, इस पे ध्यान देना, इसमें 2-3 चीजें बीच में बेहतरीन आई है, तो गौर करना है उस पे। देखो आप कितने सॉल्यूशन देख लो और देख लो, अगर उनके नोट्स नहीं बनाओगे, उन चीजों पर गौर नहीं करोगे, तो बेटा उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वाले पेपर के साथ।